सहारा रेगिस्तान, जिसे दुनिया मौत का दूसरा नाम कहती है, जहां की तपती रेत और आग उगलती हवाएं अच्छों का हौसला तोड़ देती है। साल 1994 की बात है, जब इसी तपते हुए जहन्नुम में एक शख्स मैराथन दौड़ते हुए 134 लोगों के बीच से अचानक ओझल हो जाता है। न उसकी लाश मिलती है और न ही कदमों का कोई निशान, मानो रेगिस्तान की रेत उसे जिंदा निगल गई हो। फिर पूरे 9 दिन बाद वह सरहद पार एक अनजान जगह पर बिल्कुल बदहवास हालत में नमूदार होता है। यह कहानी किसी फिल्मी पटकथा जैसी लग सकती है, लेकिन यह हकीकत है इटालियन पुलिस ऑफिसर मोरो प्रोस्पेरी की, जिन्हें मौत ने भी कबूल करने से इनकार कर दिया था। यह एक ऐसी दास्तान है जो इंसान के कभी न हार मानने वाले जज्बे और कुदरत के बेरहम इम्तिहान के बीच की जंग को बयां करती है। मोरो प्रोस्पेरी इटली से ताल्लुक रखने वाले एक पुलिस ऑफिसर थे, जिन्हें पेंटेथलॉन का बेहद शौक था। यह एक ऐसा खेल है जो इंसान को तलवारबाजी, तैराकी, घुड़सवारी, पिस्टल शूटिंग और लंबी दौड़ जैसी कलाओं में माहिर बना देता है। अपनी पुलिस की ड्यूटी के दौरान उन्होंने खुद को इतना सख्त बना लिया था कि उनके लिए शारीरिक थकान कोई मायने नहीं रखती थी। एक दिन उनके दोस्त जोवानी मांझो ने उन्हें सहारा रेगिस्तान में होने वाली मैराथन डेसिबल्स के बारे में बताया। इसे दुनिया की सबसे मुश्किल और जानलेवा रेसों में शुमार किया जाता है। इस रेस की दहशत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसमें भाग लेने वाले धावकों को 251 किलोमीटर का फासला अकेले तय करना होता है, और वो भी सिर्फ 7 दिनों के भीतर। सबसे खतरनाक बात यह है कि पूरी रेस के दौरान अपना खाना, कुकिंग गियर, कपड़े और जरूरत का सारा सामान रनर को अपने भारी बैकपैक में खुद उठाकर भागना होता है। इंतजामिया की तरफ से हर चेक पॉइंट पर सिर्फ थोड़ा सा पानी मिलता है और कुछ खास मौकों पर रात बिताने के लिए टेंट। प्रोस्पेरी और उनके दोस्त मांझो ने इस चुनौती को स्वीकार किया और तैयारी के तौर पर रोजाना 40 किलोमीटर भागने और पानी का सेवन कम करने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। 10 अप्रैल 1994 को जब प्रोस्पेरी 38 साल के थे, मोरक्को की एक दूरदराज बस्ती से इस अल्ट्रा मैराथन का आगाज हुआ। यह मोरक्को का वो इलाका है जहां से सहारा रेगिस्तान अपनी पूरी हैबत और दहशत के साथ शुरू होता है। इस मैराथन में प्रोस्पेरी और मांझो समेत कुल 134 प्रतिभागी शामिल थे। पहले 3 दिन उम्मीद के मुताबिक ही गुजरे और दोनों ने मिलकर 96 किलोमीटर का फासला कामयाबी से तय कर लिया। रास्ता इंतहाई मुश्किल था, कहीं नमक की झीलों की सख्त सतह थी तो कहीं पथरीली चट्टानें और आंखों को ओझल कर देने वाले रेत के टीले। वे रोजाना सुबह सवेरे ठंडे वक्त में भागना शुरू करते थे। सहारा इतना वसी था कि हर धावक एक दूसरे से काफी दूर हो जाता और पूरी तरह अकेला ही दौड़ता था। नियम यह था कि अपना रास्ता खुद ढूंढना है और अगले चेक पॉइंट तक समय पर पहुंचना है। हर किसी के पास एक सर्वाइवल किट थी, जिसमें कंपास और रास्ता भटक जाने की सूरत में सिग्नल देने वाली एक फ्लेयर गन मौजूद थी। 14 अप्रैल 1994 को प्रोस्पेरी और उनका दोस्त रेस के चौथे चरण में दाखिल हो चुके थे। यह इस पूरी मैराथन का सबसे लंबा और मुश्किल मरहला था, क्योंकि इसमें 85 किलोमीटर का फासला सिर्फ 2 दिनों में पूरा करना था। दोपहर का वक्त था और सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। प्रोस्पेरी ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और अपने दोस्त मांझो को पीछे छोड़ते हुए अकेले ही आगे निकल पड़े। इसी दौरान उन्होंने अपने सामने एक रेत का बवंडर बनते देखा और कुछ ही लम्हों में तेज हवाएं चलना शुरू हो गईं। 32 किलोमीटर भागने के बाद जब हवा का जोर बढ़ा तो प्रोस्पेरी ने रास्ता बदला और एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए ताकि हवा के सीधे रुख से बच सकें। मगर ये हवाएं अब एक खौफनाक सैंडस्टॉर्म यानी रेतीले तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थीं। प्रोस्पेरी ने सोचा कि अगर वे रुक गए तो रेत के तूफान में जिंदा दफन हो जाएंगे, इसलिए वे तूफान के बीच ही भागते रहे। उन्हें लगा कि उन्हें रास्ते की निशानियां दिख रही हैं, पर वह सिर्फ उनका वहम था। कुछ ही देर में सारी निशानियां गायब हो गईं और वे रेस के बाकी लोगों से मीलों दूर भटक गए। शाम ढलने लगी और अंधेरा छा गया, मगर दूर दूर तक कोई चेक पॉइंट नजर नहीं आया। तब प्रोस्पेरी को यह एहसास हुआ कि वे पूरी तरह गुम हो चुके हैं। तूफान की वजह से उनकी त्वचा लाल पड़ चुकी थी और नाक से खून बह रहा था। रेत उनके फेफड़ों तक पहुंच चुकी थी, जिसकी वजह से उनका गला पूरी तरह सूज गया था। उन्होंने वह रात एक छोटी सी झाड़ी के किनारे गुजारी और अपना मुंह तौलिए से ढककर इस उम्मीद में सो गए कि कल शायद कोई नई राह मिलेगी। 5वें दिन की सुबह जब वे जगे तो मौसम बेहतर था, पर उनके सामने सिर्फ रेत का समंदर था। चारों तरफ नजर दौड़ाने पर उन्हें न कोई रास्ता दिखा और न ही कोई इंसान। इस वक्त तक उनका पानी खत्म होने के करीब था। खुद को हाइड्रेटेड रखने के लिए उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था।
इसलिए मजबूरन उन्होंने अपना ही वेस्ट लिक्विड पीना शुरू कर दिया ताकि शरीर में नमी बनी रहे। उसी दिन शाम को उन्हें एक हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। प्रॉस्पेरी ने अपनी फ्लेयर गन निकाली और सिग्नल फायर किया, मगर ढलते सूरज की तेज रोशनी में फ्लेयर की चमक दब गई और पायलट उन्हें नहीं देख सका। हेलीकॉप्टर आंखों से ओझल हो गया और प्रॉस्पेरी एक बार फिर मौत के उस खामोश समंदर में अकेले रह गए। छठे दिन कई घंटे तपती धूप में चलने के बाद उन्हें दूर क्षितिज पर एक पुरानी और खस्ताहाल इमारत नजर आई। वह एक सदियों पुरानी मजार थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। प्रॉस्पेरी को लगा कि शायद वहाँ कोई कुआं या लोग मिल जाएंगे, लेकिन अंदर सिर्फ एक पुरानी कब्र थी। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने बैकपैक से इटली का झंडा निकालकर मजार की छत पर लगा दिया ताकि कोई हवाई जहाज उसे देख ले। असली मसला भूख और प्यास का था। उनका शरीर सूखकर कांटा हो चुका था। तभी उनकी नजर छत पर लटके चमगादड़ों पर पड़ी। जिंदा रहने की जिद इंसान से क्या कुछ नहीं करवाती। प्रॉस्पेरी ने उन चमगादड़ों को पकड़ा और अपनी पॉकेट नाइफ से उनकी गर्दन काटकर उनका गर्म खून पीने लगे ताकि शरीर को नमी मिल सके। अगले कुछ दिनों तक उनका गुजारा इन्हीं चमगादड़ों, छिपकलियों और कीड़े मकोड़ों पर रहा। एक बार फिर एक हवाई जहाज उनके ऊपर से गुजरा, पर आग जलाने के लिए कुछ न होने की वजह से उन्होंने अपना बैकपैक ही जला दिया, मगर तेज हवा ने धुएं को फैला दिया और वे फिर से अनदेखे रह गए। 7वें दिन तक प्रॉस्पेरी की मानसिक और शारीरिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उन्हें यकीन हो गया कि अब वे यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। वे अपनी मौत के लिए ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक कोयले की मदद से अपनी फैमिली के लिए विदाई संदेश लिखा और अपनी कलाई की नसें काट ली। वे उस पुरानी मजार में लेट गए और अपनी आंखें बंद कर लीं, पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अत्यधिक डिहाइड्रेशन की वजह से उनका खून इतना गाढ़ा हो चुका था कि वह बहने के बजाय जख्म पर ही जम गया। जब अगली सुबह उनकी आंख खुली तो वे खुद हैरान थे कि वे अभी भी जिंदा हैं। उन्हें समझ आ गया कि मौत ने भी उन्हें ठुकरा दिया है और उनकी मंजिल कहीं और है। उन्होंने अपने जख्मों पर पट्टी बांधी और एक नए संकल्प के साथ बाहर निकल आए। मजार से बाहर निकलने के बाद उनके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा हो चुकी थी। उन्होंने अपना कंपास निकाला और दूर पहाड़ों की तरफ चलना शुरू किया। वे अब सिर्फ सुबह और शाम के वक्त सफर करते थे और दोपहर की धूप में किसी झाड़ी के नीचे छिप जाते थे। रात को ठंड से बचने के लिए वे खुद को रेत के अंदर दबा लेते थे। रास्ते में जो भी पौधा मिलता वे उसकी जड़ों को निचोड़कर कड़वा रस पी लेते थे। उनका वजन लगभग 15 किलो कम हो चुका था और वे हड्डियों का ढांचा बन गए थे। 8वें दिन उन्हें एक छोटा सा नखलिस्तान मिला जहां कीचड़ वाला पानी था, जिसे उन्होंने कतरा कतरा करके पिया। 9वें दिन उन्हें रेत में बकरियों की मौजूदगी के निशान दिखे। उनका पीछा करते हुए वे एक छोटी लड़की तक पहुंचे जो बकरियां चरा रही थी। प्रॉस्पेरी का हुलिया इतना डरावना हो चुका था कि लड़की उन्हें देखकर भाग गई, पर बाद में अपनी दादी के साथ वापस आई। उन रेगिस्तानी लोगों ने प्रॉस्पेरी को पनाह दी और खाना खिलाया। बाद में उन्हें ऊंट पर बिठाकर मिलिट्री कैंप भेजा गया, जहां शुरुआत में उन्हें जासूस समझकर गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के बाद पता चला कि मोरो प्रॉस्पेरी भटकते हुए मोरक्को से निकलकर अल्जीरिया की सरहद में दाखिल हो चुके थे। वे अपने असली ट्रैक से लगभग 291 किलोमीटर दूर निकल आए थे। जब उनके घर पहली कॉल पहुंची तो पूरे इटली में जश्न का माहौल बन गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उनके अंग इतने डैमेज हो चुके थे कि उनका बचना किसी चमत्कार से कम नहीं था। हैरत की बात यह है कि इतने खौफनाक तजुर्बे के बाद भी प्रॉस्पेरी का सहारा रेगिस्तान से इश्क खत्म नहीं हुआ। उन्होंने बाद में 6 बार फिर से इसी मैराथन में हिस्सा लिया और एक बार तो 13वीं पोजीशन भी हासिल की। आज मोरो प्रॉस्पेरी 70 साल के हो चुके हैं, मगर उनका जुनून आज भी वैसा ही है। वे कहते हैं कि जिस सहारा ने उनकी जान लेनी चाहिए थी, उसी ने उन्हें जिंदगी का असली मतलब और जीने की ताकत सिखाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब तक इंसान के अंदर हार न मानने का जज्बा जिंदा है, तब तक मौत भी उसका रास्ता नहीं रोक सकती। अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको अनदेखा सच का यह एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही और भी रहस्यमयी कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में।